हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी सेकेंड ईयर के जोलॉजी फर्स्ट पेपर जो कॉर्डेट जोलॉजी का पेपर है उसकी पहली यूनिट में हेमिकॉर्डेटा सबफाइलम प्रिस्क्राइब किया गया है आपको, और उसमें एक टाइप स्टडी आपको पढ़ना है बेलेनोग्लॉसस। तो इस वीडियो में आज हम इसी एनिमल के क्लासिफिकेशन और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट के बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें से एक वीडियो में हमने कॉर्डेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन की आउटलाइन को डिस्कस किया था। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और उनमें आपको जो आउटलाइन बताई गई थी उसमें बताया गया था कि फाइलम कॉर्डेटा जो है वो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, और वो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना और पोस्ट एनल टेल का होना। ये 4 आधारभूत लक्षण हैं या फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, और इन्हीं के आधार पर किसी भी एनिमल को फाइलम कॉर्डेटा में शामिल किया जा सकता है अगर उसमें ये 4 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर या तो ये चारों लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं या लाइफ साइकिल की किसी अवस्था में पाए जाते हैं और बाकी समय एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इसलिए फाइलम कॉर्डेटा को पहले 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरे ग्रुप का नाम है यूकॉर्डेटा, जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, जिनमें सारे फंडामेंटल कैरेक्टर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। यानी कि जो कॉर्डेटा के 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना और पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, ये 4 फंडामेंटल कैरेक्टर जिनमें स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, वो सारे एनिमल ग्रुप यूकॉर्डेटा के सबफाइलम वर्टिब्रेटा में शामिल हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है फाइलम कॉर्डेटा का, उसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें ये 4 कैरेक्टर बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं या लाइफ साइकिल की केवल किसी 1 या 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उसमें 3 सबफाइलम है और पहला सबफाइलम उसमें हेमिकॉर्डेटा है। तो उसी हेमिकॉर्डेटा सबफाइलम का ये मेंबर है बेलेनोग्लॉसस। पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं। जो इसका नाम है जीनस का, बेलेनोग्लॉसस, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बेलेनोस। ये जो शब्द है बेलेनोस, ग्रीक भाषा में बेलेनोस शब्द का मतलब होता है एकॉर्न। एकॉर्न जो है वो एक फल का नाम है। एकॉर्न ये एक फल का नाम है, और वो फल जो है ओक नाम के एक पौधे पर पाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उसके आसपास के देशों में ये बहुत कॉमनली पाया जाने वाला फल है, और उस फल की आकृति जो है इस एनिमल के शरीर के अगले भाग की, जिसको प्रोबोस्किस कहते हैं, उसकी जैसी आकृति लगती है। बाकी जो इसका शरीर आप देख रहे हैं, ये अगला सिरा है इसके शरीर का, ये मध्य भाग है, ये पिछला भाग है। तो यहाँ से और लगभग यहाँ तक की जो आकृति है वो ऑक्स टंग, बैल की जीभ की जैसी आकृति लगती है, और इसीलिए जो इसके नाम का दूसरा हिस्सा है ग्लॉसस, ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, जीभ। तो इसीलिए इसके 2 कॉमन नेम है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत कॉमनली आपसे जोलॉजी के फर्स्ट पेपर में अलग अलग एनिमल के कॉमन नेम पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। उनमें से एक नाम चूंकि बेलेनोग्लॉसस का भी है, तो इसके बारे में भी बहुत कॉमनली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कॉमन नेम के बारे में पूछा जाता है। तो बेलेनोग्लॉसस की शरीर की बाह्य आकृति के आधार पर उसके 2 कॉमन नेम हैं। या तो उसको एकॉर्न वर्म कहते हैं, ACORN, एकॉर्न वर्म। तो एकॉर्न जो है वो एक फल का नाम है जिसकी आकृति इसके शरीर के अगले भाग की जैसी होती है। या फिर इसको टंग वर्म कहते हैं, और टंग वर्म इसलिए क्योंकि इसके शरीर की जो आगे का हिस्सा है, जिसमें प्रोबोस्किस, कॉलर और ये ट्रंक वाला कुछ हिस्सा शामिल है, ये देखने में एक जीभ के जैसी, टंग के जैसी आकृति लगती है, इसलिए इसको टंग वर्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बेलेनोग्लॉसस जीनस जो है उसके कॉमनली 2 कॉमन नेम होते हैं, एकॉर्न वर्म और टंग वर्म। जहां ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है समुद्र तटों के किनारे, जहां कम गहरा पानी होता है वहां पर रेत में, तो वहां पर जो लोकल लोग हैं, ख़ासतौर से जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो अक्सर इसको
ऑक्स टंग कहते हैं, बैल की जीभ, क्योंकि इसकी आकृति लगभग वैसी लगती है। छोटे आकार का जंतु है, मुश्किल से 10 से 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है मैक्सिमम, लेकिन जो उसकी आकृति है वो देखने में बिल्कुल एक बैल की जीभ की जैसी आकृति लगती है, इसलिए ऑक्स टंग। नॉर्मली इसको जो है लोकल फिशरमैन या जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर मछुआरे जो ज़्यादा इसको करीब से देख पाते हैं वो लोग इसको कॉमनली ऑक्स टंग कहते हैं। तो कॉमन नेम याद रखिएगा बेलेनोग्लोसस के। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या सिस्टमैटिक पोजीशन की। ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, अभी इसकी बात करेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा में रखना चाहिए इसको या नहीं रखना चाहिए। ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास एंटेरोपन्यूस्टा, फैमिली टेकोडिराइडी और जीनस बेलेनोग्लोसस। अब यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो बनाया गया था वो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया था, और प्रोटोकॉर्डेटा में उन कॉर्डेट्स को रखा जाता है जिनके अंदर फंडामेंटल कैरेक्टर जो 4 होते हैं कॉर्डेट्स के, वो या तो अंडर डेवलप्ड होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, या फिर जीवन की किसी एक अवस्था में पाए जाते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम वैज्ञानिकों ने इस आधार पर बनाया था कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड आधी पाई जाती है, हाफ नोटोकॉर्ड, हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, और कॉर्डेटा बना है कॉर्ड शब्द से जिसका मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो एनिमल्स विद हाफ नोटोकॉर्ड प्लेस्ड इन सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में उनको रखा उन्होंने जिसमें उनको लगा कि शरीर में आधी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन एक्चुअली जिसको वो आधी नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो आधी नोटोकॉर्ड नहीं थी, बल्कि वो इस तरह के जो एनिमल थे उनके शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी जो होती है, मुख गुहा जो होती है, उससे निकलने वाली एक आउटग्रोथ थी जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, और वो शरीर के साइड में आधे शरीर की लंबाई तक फैली रहती है। उसको उन्होंने नोटोकॉर्ड समझ के, आधी नोटोकॉर्ड समझ के जो है वो कैरेक्टर के आधार पर ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा बनाया। फिलहाल जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का उसमें सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा नाम का कोई सब फाइलम जो है वो फाइलम कॉर्डेटा में नहीं है, बल्कि इसको एक माइनर फाइलम के रूप में जो है वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का के बीच में कहीं प्लेस किया गया है, यानी कि अब ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल का एक फाइलम है। तो फिलहाल चूंकि अभी तक बुक्स में नॉर्मली वही क्लासिकल आउटलाइन जो है वो शामिल है एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा बनाया गया है, तो अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया है एनिमल किंगडम का उसमें सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा नहीं है बल्कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, और वो इनवर्टिब्रेट्स का एक फाइलम माना गया है और उसको फाइलम एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का के आसपास रखा गया है। फिलहाल ये इसका क्लासिफिकेशन है बेलेनोग्लोसस का, जिसके अनुसार ये फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा और सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। प्रोटोकॉर्डेटा का एक नाम एक्रैनिया भी है। अगर आपने वो पिछला वीडियो देखा है जिसमें कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की आउटलाइन की हमने बात की थी, उसमें बताया गया था ऐसे कॉर्डेट जिनके अंदर डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता है, स्पष्ट सिर नहीं होता है, उनको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। और क्रेनियम ना होने की वजह से, यानी कि खोपड़ी वाला सिर वाला हिस्सा ना होने की वजह से उस ग्रुप को एक्रैनिया भी कहा गया है। तो ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। पूरी विश्व में लगभग 20 इसकी जो है 20 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। उनमें सबसे कॉमनली जो है वो बेलेनोग्लोसस कार्नोसस, बेलेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियंसिस और बेलेनोग्लोसस क्लेविजेरस। ये बेलेनोग्लोसस कार्नोसस जो है वो इंडिया और पैसिफिक रीजन में, भारत और प्रशांत महासागर रीजन में पाया जाता है। बेलेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियंसिस नाम से ही जाहिर है ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाया जाने वाली स्पीशीज़ है ये। और बेलेनोग्लोसस क्लेविजेरस ये ग्रेट ब्रिटेन और उसके आसपास के देशों में पाई जाने वाली स्पीशीज़ है। जो हम इसका लाइफ साइकिल, मार्फोलॉजी, हैबिटेट सब कुछ पढ़ते हैं वो नॉर्मली इसी स्पीशीज़ के अध्ययन पर आधारित है, बेलेनोग्लोसस क्लेविजेरस। तो जो क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये एक कॉर्डेटा फाइलम के सब फाइलम हेमिकॉर्डेट का मेंबर है, यानी कि एक हेमिकॉर्डेट है। अगर हम इसके शरीर की बाह्य संरचना को देखें, लंबा शरीर है,
10 से 50 सेंटीमीटर नॉर्मली लंबाई होती है, इसी के आसपास रहती है। इससे अधिकतर जो है एवरेज 10 से 15 सेंटीमीटर या 30 से 35 सेंटीमीटर। और शरीर लंबा होता है, वर्म के जैसा, कृमि के जैसा, WORM, वर्म के जैसा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि शरीर को आप बीच से अगर विभाजित करें तो दोनों तरफ लगभग समान प्रकार के दोनों तरफ भाग जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। पूरे शरीर के ऊपर आपको समान रूप से सीलिया दिखाई देंगे और सीलिया की वजह से इसको गति करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इसके शरीर की सतह पर बाह्य रूप से जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। म्यूकस ग्लैंड यानी कि श्लेष्म ग्रंथियां, और वो म्यूकस ग्लैंड जो हैं म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, श्लेष्म का स्रावण करती हैं, जिसकी वजह से शरीर के ऊपर एक चिकनी परत, एक स्लाइमी लेयर बनी रहती है जो इसको प्रोटेक्शन भी देती है और आगे चलकर हम देखेंगे कि इसको वो बरो यानी कि सुरंग बनाने में भी सहायता करती है, जिसके अंदर ये पाया जाता है। इस तरह की जो कंडीशन है जिसमें शरीर के चारों तरफ एक श्लेष्म का आवरण रहता है, तो उसकी वजह से वो श्लेष्म का आवरण एक ट्यूब के जैसा होता है। इस पूरे शरीर पर वो ट्यूब के रूप में, एक आवरण के रूप में जो है, ट्यूब के जैसे आवरण के रूप में वो श्लेष्म पाया जाता है। इसीलिए इसको ट्यूबिकोलस एनिमल भी कहते हैं। अब कुछ खास कैरेक्टर हैं आपके लिए जो इसके हैबिटेट और इसके कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, उनको याद रखिएगा। 2-3 वर्ड्स हैं वो। एक जो आपने अभी एक बात कही कि ये वर्म लाइक और सिलिंड्रिकल बॉडी वाला एनिमल है, तो वर्म लाइक है। ट्यूबिकोलस है, ट्यूबिकोलस मीन्स जिसके शरीर के चारों तरफ ट्यूब के जैसा आवरण या नलिकाकार आवरण पाया जाए, और वो आवरण जो है वो श्लेष्म का होता है, म्यूसिलेज का होता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है इसका, ये एक बरोइंग एनिमल है। बरोइंग एनिमल से मतलब ये होता है कि जो ऐसे एनिमल होते हैं जो ज़मीन में, भूमि में, मिट्टी में सुरंग या बिल बनाकर रहते हैं, और सुरंग या बिल जो है उनको कहते हैं बरो। तो बरोइंग एनिमल वो एनिमल होते हैं जो सुरंग या बिल बनाकर रहते हैं, ये भी उसी तरह का एनिमल है। तो ये बरोइंग एनिमल है, ट्यूबिकोलस है, वर्म लाइक है, और ज़्यादातर समुद्री जल में जहाँ कम गहरा पानी होता है, समुद्र के किनारों के पास में, वहाँ रेत या मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है। तो ये एक ट्यूबिकोलस बरोइंग हेमिकॉर्डेट है, और जो इसकी हैबिटेट है वो आप देखिए इस तरह का, ये एक डायग्राम है आपके सामने जिसमें ये रेत वाला हिस्सा है या मिट्टी और रेत का मिला जुला भाग है। समुद्र के किनारे जहाँ कम गहरा पानी होता है वहाँ पर इस तरह का आपको जो है वो हिस्सा देखने को मिलता है। अब ये इसके अंदर एनिमल है, बैलेनोग्लॉसस है इसके अंदर। तो ये बैलेनोग्लॉसस जो है वो एक्चुअली जहाँ पर थोड़ी सी गीली रेत होती है, गीली मिट्टी होती है, सॉफ्ट सॉइल या सॉफ्ट मड होती है या सॉफ्ट सैंड होती है, उसके अंदर ये अपने शरीर के अगले भाग, प्रोबॉस्किस जिसको कहते हैं, और ये भाग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। यहाँ पर जो मसल्स होती हैं उसकी वजह से ये भाग फैलता सिकुड़ता है, और इसके शरीर की सतह पर सीलिया होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन बहुत स्लगिश एनिमल है, बहुत आलसी जंतु है, एक जगह पर काफ़ी समय तक पड़ा रहता है। लेकिन जब इसको बरो बनानी होती है, अपने रहने के लिए जगह बनानी होती है रेत में या मिट्टी में, तो ये अपने प्रोबॉस्किस की सहायता से और इसके फैलने सिकुड़ने के कारण और शरीर पर सीलिया के मूवमेंट के कारण ये रेत में एक तरफ से अंदर की तरफ चलना शुरू करता है और फिर सीधे इस दिशा में चलकर और फिर वापस ऊपर की तरफ पहुंचता है। तो ये एक यू आकृति वाली, यू अक्षर के जैसी आकृति वाली एक सुरंग बन जाती है। तो ये सुरंग जो है वही इसके रहने की जगह है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बरो, और इसीलिए ये जो है बरो, और इसीलिए ये एक बरोइंग एनिमल है। अभी आपको बताया कि इसके शरीर की सतह पर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस यानी कि श्लेष्म का स्रावण करती हैं। तो जब ये अंदर की तरफ गति करता है और इसके शरीर से निकलने वाला म्यूकस जो है वो इन भित्तियों पर, इन दीवारों पर जमा हो जाता है और वो सूख जाता है। तो बिल्कुल प्लास्टर जैसे किसी सीमेंट की दीवार पे किया गया हो
उस तरह की मजबूत दीवारें बन जाती हैं। तो नेचर ने उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो प्रोबॉस्किस की सहायता से बहुत आसानी से इस तरह से एक खोखली सुरंग बना सकता है जो यू आकृति की होती है, और अपने शरीर से निकलने वाले श्लेष्म या म्यूसिलेज की सहायता से वो उसकी भित्तियों को बहुत मजबूत बना सकता है ताकि ज़्यादा लंबे समय तक उसके अंदर रह सके। ये जो यू शेप्ड बरो है ये ज़मीन की सतह से, अगर हम मान लें ये ज़मीन की सतह है, तो इससे लगभग ये 50 से 75 सेंटीमीटर गहराई में होती है, लगभग इतनी गहरी हो सकती है। और ये जो दो भुजाएं हैं इसकी, ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर दूर हो सकती हैं। ऑलमोस्ट 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी इनके बीच में हो सकती है, दोनों भुजाओं के बीच में। ये इसका पिछला सिरा है बरो का, ये गोलाकार होता है, और ये अगला सिरा है, ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये कीप की आकृति वाला है, फनल शेप्ड है, इस तरह का है ये फनल शेप्ड है। और अधिकतर जगहों पर ऐसा होता है कि इस एंटीरियर एंड या एंटीरियर ओपनिंग के साइड से एक और ओपनिंग निकलती है, वो भी आगे जाकर भूमि की सतह पर खुलती है, वो लेटरल साइड ओपनिंग है। उसका इस्तेमाल ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए, अगर इमरजेंसी में इसको कहीं बाहर निकलना हो और एंटीरियर एंड पर कोई दुश्मन इसका है या किसी वजह से एंटीरियर एंड बंद हो गया है, तो ये इस साइड से लेटरल ओपनिंग से बाहर जा सकता है। तो एंटीरियर ओपनिंग जो है फनल शेप्ड है, कीप की आकृति वाली है। पोस्टीरियर ओपनिंग गोलाकार है, लेकिन उस पर अधिकतर इसके शरीर से निकलने वाला जो मल मूत्र है, एक्सक्रीटा है या फीकल मैटर है, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। और देखिए आप, वो स्पाइरल मैनर में है। ऐसा आपने कहाँ देखा है? एनेलिडा का जो मेंबर होता है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, जिसको आमतौर पर हम लोग अर्थवर्म या केचुआ कहते हैं, उसके शरीर से भी इसी तरह का स्पाइरली शेप्ड फीकल मैटर निकलता है, जो अक्सर आपको सॉफ्ट मड में या क्यारियों में, ख़ासतौर से जहाँ पर अगर अक्सर अर्थवर्म पाए जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलता है। तो वही एक्सक्रीटा यहाँ पर भी उसी तरह के स्पाइरल फॉर्म में जो है वो इकट्ठा हो जाता है पोस्टीरियर एंड की ओपनिंग के बाहर। तो नॉर्मली ये ओपनिंग अक्सर बंद रहती है, तो इसके निकलने का रास्ता केवल वही होता है। तो ये यू शेप्ड बरो जो है वो ज़मीन की सतह से लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर गहराई में इस आकृति का होता है, जिसके अंदर ये स्लगिश एनिमल, आलसी जंतु जो है वो इसके अंदर पड़ा रहता है। और इसको बनाने में जो है इसके शरीर का अगला सिरा यानी कि प्रोबॉस्किस सहायता करता है। तो ये इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात हो गई। दूसरी बात जो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है वो इसके शरीर की वाह्य आकृति, जो इसका शरीर है वाह्य रूप से। अगर हम इसके शरीर की आकृति आकार की बात करें तो लगभग 10 से 50 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, और शरीर जो है वो बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और बाह्य रूप से हम देखें तो उसमें 3 हिस्से हैं शरीर में। एक हिस्सा है प्रोबॉस्किस, दूसरा हिस्सा है कॉलर, और तीसरा हिस्सा है ट्रंक। तो यहाँ पर ये 3 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर का पहला भाग है प्रोबॉस्किस, ये अगला भाग होता है, और इसकी एक ख़ास आकृति है जिसके आधार पर इसका कॉमन नेम भी पड़ा है। कॉमन नेम जो इसका रखा गया है वो लगभग इसी प्रोबॉस्किस नाम का जो शरीर का अगला या इंटीरियर पार्ट है उसकी आकृति के कारण है। अंदर से ये भाग खोखला होता है, लेकिन बाहर से बहुत मजबूत मसल्स से बनी हुई भित्तियों का बना होता है। और इसके आधार के पास यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको प्रोबॉस्किस पोर कहते हैं, और उससे अक्सर एक्सक्रीटा या उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। जो शरीर का दूसरा हिस्सा है उसको कॉलर कहते हैं, और वो शरीर का मध्य भाग है, और ये भी अंदर से खोखला होता है, लेकिन ये भी बहुत मजबूत मसल से बनी हुई भित्तियों का बना होता है। इसका ऊपरी भाग जो है, जो प्रोबॉस्किस के आधार के पास होता है, वो एक फनल के जैसा होता है, और वो प्रोबॉस्किस के आधार को चारों तरफ से घेरे रहता है। कॉलरेटी कहते हैं उस भाग को, जो कॉलर का अगला भाग होता है। शरीर का सबसे बड़ा भाग, लगभग 70 से 80% भाग जो है वो ये पूरा भाग, जो आपको यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये शरीर का पिछला भाग है जिसको कहते हैं ट्रंक। ये शरीर का तीसरा भाग है ट्रंक, लेकिन एक्चुअली ये भाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो हिस्सा है यहाँ से और करीब यहाँ तक, ये हिस्सा जो है वो कहलाता है ब्रैंकियल रीजन। इसके बाद ये हिस्सा है, इसको कहते हैं हेपेटिक रीजन।
ये दूसरा हिस्सा है ट्रंक का, हिपैटिक रीजन। और फिर ये शरीर का तीसरा, ट्रंक का तीसरा भाग है जिसको कहते हैं पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो ट्रंक शरीर का सबसे बड़ा भाग है, तीसरा भाग है जो पिछला भाग होता है, और वो 3 हिस्सों में बटा रहता है। पहले भाग को ब्रैंकियल रीजन कहते हैं। क्यों कहलाता है ब्रैंकियल रीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है, इसका याद रखिएगा। इसके ट्रंक का जो अगला भाग है, जो सबसे बड़ा भाग होता है लगभग ट्रंक का, या सबसे स्पष्ट भाग होता है, वो चपटा, फ्लैट होता है, पंख के समान फैला रहता है। ये दोनों हिस्से चपटे और पंख के समान, विंग के जैसे फैले रहते हैं। उनकी सतह पर इस तरह की आपको लाइंस दिखेंगी, या इस तरह के आपको जो है वो झुर्रियाँ जैसी संरचनाएं दिखेंगी, आपको रिंकल्स जैसी संरचनाएं दिखेंगी। और ये बीच में एक संरचना है जहाँ बहुत स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली वो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम गट भी कहते हैं। उसके दोनों साइड पर ये छोटे छोटे से डॉट्स जैसे आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली गिल पोर्स हैं। हिंदी में इनको कहते हैं क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र, गिल पोर्स। तो ये जोड़े के रूप में बहुत सारे लगे हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ेगी। ये जो चपटी पंख के जैसी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं पर कुछ और संरचनाएं भी लगी हैं। ये होते हैं इसके गोनैड्स, यानी कि जनन अंग। तो ये ऐसा भाग है जिसमें जनन अंग यानी कि गोनैड्स भी पाए जाते हैं, जो बहुत सरल संरचनाओं के रूप में होते हैं, और मेल के अंदर वो टेस्टिस के रूप में और फीमेल के अंदर ओवरी के रूप में होते हैं। लेकिन कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है कि जिसको टेस्टिस कहा जाता है वो संरचनाएं स्पर्म बनाती हैं, और जिसको ओवरी कहा जाता है वो संरचनाएं जो हैं वो एग्स बनाती हैं। तो ये जो चपटा पंख के समान भाग है, इसमें जनन अंग भी पाए जाते हैं, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स या गोनैड्स, और उसमें गिल ओपनिंग्स भी होती हैं, या जिनको गिल पोर्ट्स भी कहते हैं। तो ये चपटा पंख के जैसा भाग ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। ब्रैंकिया नाम जो है वो गिल्स के लिए दूसरा नाम है, और चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये गिल्स पाए जाते हैं जोड़े के रूप में, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ओर 2-2 गिल ओपनिंग के जोड़े दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। इसी में जनन के लिए भी संरचनाएं हैं, और इसी में गिल्स भी हैं जो शरीर के अंदर जल के आने और उससे फिल्टर करके भोजन प्राप्त करने में सहायता करेंगे। जो कॉलर वाला हिस्सा हमने अभी देखा था, इस कॉलर वाले हिस्से की निचली सतह पर यानी कि वेंट्रल सरफेस पर एक ओपनिंग होती है, एक खांच जैसी ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं। तो एक्चुअली जो हम ये गट या एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं वो कॉलर वाले हिस्से से शुरू हुई है, और वहां से माउथ, और उसके पीछे बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है जो यहाँ से आगे तक जाएगा। जो ट्रंक रीजन है उसका मध्य वाला भाग, बीच वाला हिस्सा जो है उसको हिपैटिक रीजन कहते हैं। और हिपैटिक रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आहार नाल से कुछ ऐसी संरचनाएं इंटेस्टाइन की सतह पर विकसित होती हैं जो उभरी हुई गोलाकार हरे रंग की संरचनाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका ये आपको ट्रंक के मध्य भाग में उभरी हुई संरचनाओं के रूप में दिखेंगी। अब एक बात याद रखिएगा, हिपैटिक शब्द जहां इस्तेमाल होगा उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी संरचना है जो लिवर के जैसा कार्य करती है। लिवर का काम है डाइजेशन में सहायता करने, उस बहुत सारे काम है लिवर के, लेकिन एक काम उसका डाइजेशन में सहायता करना है। उसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर भी ये संरचनाएं लिवर के जैसी सहायता करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसीलिए इनको हिपैटिक सीका कहते हैं, और ये हिपैटिक रीजन कहलाता है, ट्रंक का मध्य भाग है। इसके बाद शरीर के आखिरी सिरे तक जो भाग दिखता है वो लंबी पूंछ के जैसा दिखता है, तो अक्सर उसको कॉर्डल रीजन भी कहते हैं, CAUDAL। तो ये कॉर्डल रीजन भी है, और ये हिपैटिक सीका या हिपैटिक रीजन के बाद वाला हिस्सा है, तो इसलिए इसको पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कहते हैं। पोस्ट मीन्स बाद में, प्री मतलब पहले, तो चूंकि ये हिपैटिक रीजन के बाद वाला हिस्सा है तो इसलिए इसको पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कहते हैं। और उसके आखिरी सिरे पर एनस नाम की ओपनिंग है जो एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी सिरा होती है, जिसको गुदा छिद्र भी कहते हैं। तो ये इसकी बाह्य संरचना है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। आप 3 नाम बस याद रखिएगा कम से कम। शरीर का अगला भाग प्रोबॉस्किस कहलाता है, मध्य भाग कॉलर कहलाता है, शरीर का पिछला हिस्सा ट्रंक कहलाता है, लेकिन एक्चुअली उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा ब्रैंकियल रीजन, दूसरा
हिस्सा हिपैटिक रीजन और तीसरा हिस्सा पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो ये शरीर की इसकी वाह्य संरचना की बात हो गई है। आप याद रखिएगा, बेलोनोग्लोसस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें कहा जाता है कि बेलोनोग्लोसस की सिस्टमैटिक पोजीशन बताइए, उसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बताइए और उसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को डिस्क्राइब कीजिए। तो सिस्टमैटिक पोजीशन ये हो गई। हैबिट और हैबिटेट में आपने बता दिया कि यू शेप बरो बनाता है ये और उसके अंदर इस तरह से रहता है, और जो यू शेप बरो है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जब आप बताते हैं तो उसमें आपको शरीर के भागों के बारे में बताना है, वाह्य संरचना के रूप में शरीर में क्या क्या भाग दिखते हैं, प्रोबॉस्किस, ट्रंक और ये कॉलर वाला रीजन। तो ये आप जब 3 हिस्सों में इसका डिस्क्रिप्शन बता देंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक अच्छा टॉपिक आपका तैयार होता है। लाइफ साइकिल आपसे कंप्लीट किसी एनिमल का लिखने के लिए नहीं आता है बीएससी सेकेंड ईयर में। नॉर्मली उनसे रिलेटेड कुछ खास तरह के टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, अधिकतर उसमें से या तो किसी सिस्टम के बारे में होते हैं क्वेश्चंस या फिर उनकी इस तरह के हैबिट, हैबिटेट और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। कोई इसके बारे में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।